हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे विज्ञान डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो चलिए देखते हैं इनकी विशेषताएं। तो मरुस्थलीय पौधों की जो होती हैं पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं, उनका कारण देखिए। मरुस्थलीय पौधों जैसे कैक्टस में पत्तियां नुकीले कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य वाष्पोत्सर्जन, मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, जो वाष्प होती है उसका उत्सर्जन मतलब कम करना होता है। नुकीली पत्तियां या कांटे सतह क्षेत्र को बहुत कम कर देते हैं, जिससे पानी की हानि न्यूनतम हो जाती है। अब देखिए इनकी मुख्य विशेषता मरुस्थलीय पौधों की। जल संरक्षण, पत्तियां अक्सर कांटों में बदल जाती हैं या मोटी और मांसल मतलब सक्यूलेंट हो जाती हैं, जिन्हें जिनमें क्या होता है पानी जमा रहता है। तने का रूपांतरण, तना प्रायः मोटा, हरा और मांसल हो जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, जैसे कि कैक्टस में मतलब नागफनी में। मोटी मोमी परत, तने पर मोटी मोमी मतलब क्यूटिकल की परत होती है, जो पानी के नुकसान को और रोकती है। गहरी जड़ें, इनमें अक्सर गहरी जड़ें होती हैं, जो पानी में गहराई तक जाकर पानी को अवशोषित करती हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इसकी धारिता घन सेंटीमीटर और घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए उत्तर दिया गया है, बर्तन की धारिता 12 लीटर। ठीक, हमें सबसे पहले निकालनी घन सेंटीमीटर में धारिता, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में। जैसे हम जानते हैं 1 लीटर में कितने 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए 12 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होंगे, तो 12 की गुणा 1000 से कर देंगे तो 12000 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे घन सेंटीमीटर आ गए। अब निकालने घन मीटर। ठीक, तो घन मीटर मतलब क्यूबिक मीटर में। ठीक है, क्यूबिक मीटर में निकालेंगे तो यहाँ पे सीएम नहीं सिर्फ मीटर क्यूब होगा। ठीक, ये हटा देंगे। क्यूबिक मीटर में देखिए कैसे निकालेंगे। एक घन मीटर में कितने होते हैं 1000 लीटर। ठीक, एक घन मीटर में कितने होते हैं 1000 लीटर। तो 1 लीटर में कितने घन मीटर होंगे, तो 1/1000 मतलब 1 को भाग करेंगे 1000 से। ठीक, और 12 लीटर में कितने होंगे, तो 12 को भाग करेंगे 1000 से, तो इतने घन मीटर होंगे। तो कितना आया 0.012 घन मीटर। ये हमारा 0.012 घन मीटर आ गया। ये 12000 घन सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा प्रश्न हो गया हल। अगला प्रश्न देखिए, बीनना एवं फटकाना पृथक्करण की विधियों को 100 उदाहरण समझाइए। तो बीनना क्या होता है, देखो पृथक्करण की विधियां हैं। बीनना मतलब हैंड पिकिंग। ये क्या है, देखो हैंड पिकिंग, यह वह विधि है जिसमें मिश्रण के अवयवों को हाथ से चुनकर अलग किया जाता है, और यह उन मिश्रणों के लिए उपयुक्त है जिनमें वांछित अवांछित पदार्थ बड़े आकार के होते हैं और उनकी मात्रा कम होती है, जैसे पत्थर, धूल या कीड़े। उदाहरण देखिए, चावल, दाल या गेहूं से छोटे पत्थरों या कंकड़ों को अलग करना। अब देखते हैं फटकना क्या होता है। विनोइंग परिभाषा, यह वह विधि है जिसका उपयोग मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को या पवन की सहायता से अलग करने के लिए किया जाता है। मिश्रण को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे हल्का अवयव जैसे भूसा या हल्के धूल हवा के साथ दूर कर उड़ जाते हैं। ठीक, जबकि भारी अवयव जैसे अनाज सीधे नीचे गिर जाते हैं। जैसे हम सूप से फटकते हैं, तो वो भी हमारे इसमें उदाहरण में आ जाएगा। तो किसान द्वारा अनाज जैसे गेहूं से भूसे को अलग करना। अगला प्रश्न, बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मूलांकुर व प्रांकुर से क्या बनता है। जो देखिए, यह एक बीज पत्री का संरचना और यह द्विबीज पत्री का संरचना, मतलब ये बीज होता है 2 भागों में बंटता है। जैसे सेमी हो गया, चना हो गया। ठीक है, अरे एक बीज पत्री हो गया तो इसके एक ही भाग रहता है। ठीक, इसका 2 भाग नहीं हो सकते। जैसे और कोई बहुत सारे फल हो गए, जैसे लीची हो गई, उसका फल उसका मतलब एक बीज पत्री होता है। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। देखिए एक बीज पत्री में देखो क्या होता है, ये भ्रूण दिया, ये भ्रूणपोष, ये बीजावरण है, ये एलुरोन सतह, ये भ्रूणपोष है। ठीक, ये स्कुटेलम, ये प्रांकुर चोल, ये प्रांकुर, ये मूलांकुर, ये मूलांकुर चोल।
तो ये हमारे एक बीज पत्री के हमारे भाग हो गए। आगे देखिए हम द्विबीजपत्री के भाग देखिए क्या होंगे। ये बीजावरण हो गया, मतलब बाहर का खोल होता है वो, जैसे चना का मान लो, चना का बाहर का खोल होता है ये ब्राउन ब्राउन, ये बीजावरण है। ये नाभिका है और ये बीजांड द्वारा यहाँ पर ये है। ये बीजपत्र और प्रांकुर, ये मूलांकुर, मूलांकुर बीच में होता है ये, अब प्रांकुर ये होता है बीच में, ये चने में होते हैं। ये बिल्कुल समझ लो चने का ही है ये रूप, ठीक है। तो ये हो गई द्विबीजपत्री की संरचना और ये हो गई एक बीजपत्री की संरचना। चलिए आगे देखते हैं बीजों की संरचना। देखिए बीज को मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बीजावरण, सीड कोट। यह बीज की सबसे बाहरी एक कठोर परत होती है जो आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा होता है बीजपत्र, मतलब कोटिलेडन्स। ये बीज के मांसल खाद्य भंडार वाले भाग होते हैं। एक बीज पत्री पौधों में एक और द्विबीजपत्री पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं। ये भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। अब भ्रूण एम्ब्रायो क्या होता है? ये बीज का वह भाग होता है जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। भ्रूण में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? मूलांकुर मतलब रेडिकल और दूसरा होता है प्रांकुर मतलब फिल्मुकल। देखो मूलांकुर क्या होता है? रेडिकल, रेडिकल से बनना। मूलांकुर अंकुर के बाद विकसित होकर पौधों की जड़ प्रणाली मतलब रूट सिस्टम बनता है। अब प्रांकुर देखिए फिल्मुकल से क्या बनता है? प्रांकुर अंकुरण के बाद विकसित होकर पौधे का तना, शाखाएं और पत्तियां मतलब शूट सिस्टम बनता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? गुरुत्व बल एवं पेशीय बल को उदाहरण से समझाइए। तो गुरुत्व बल क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यह वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर मतलब केंद्र की ओर खींचती है। यह एक असंपर्क बल है, अर्थात यह वस्तु के संपर्क में आए बिना ही कार्य करता है। उदाहरण देखिए, किसी वस्तु जैसे गेंद को ऊपर फेंकने पर उसका वापस धरती पर गिरना क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। नदियों में पानी का ऊंचाई से नीचे की ओर बहना क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। अगला है पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स। यह बल मनुष्यों और जानवरों की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। यह एक संपर्क बल है, अर्थात यह बल लगने वाली वस्तु जिस पर बल लगाया जाता है उनके बीच संपर्क की आवश्यकता होती है। जैसे हाथ से किसी चीज को उठाना या धक्का देना, घोड़े या बैल द्वारा क्या गाड़ी को खींचना, साइकिल चलाना और फुटबॉल को किक मारना, ये क्या है? पेशीय बल। पेशी मतलब इन्हें पेशियों का यूज हो रहा है, मतलब मसल्स का। अगला प्रश्न, बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किन किन विधि द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? तो देखिए उत्तर, बीजों का प्रकीर्णन मतलब सीड डिस्पर्सल क्या होता है? बीजों का क्या होता है? उनके जनक पौधे जिस पौधे पर वे पैदा हुए हैं उनसे दूर विभिन्न स्थानों तक फैलने या वितरित होने की प्रक्रिया को बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। यह इसलिए आवश्यक है ताकि नए पौधों का पर्याप्त धूप, पानी और पोषक तत्व मिल सके और वे जनक पौधों से क्या प्रतिस्पर्धा ना करें। अगला प्रश्न, प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां देखिए कौन कौन सी? वायु द्वारा प्रकीर्णन, विंड डिस्पर्सल। विशेषता, जिन बीजों में पंख, विंग्ड सीड जैसे मोपल या रोमेल या हल्की संरचना मतलब हेरी कॉटनी सीड्स जैसे डेंडेलियन या कपास होते हैं, रुई वगैरह, वे हवा के द्वारा दूर तक उड़ जाते हैं। ठीक, तो क्या होता है? वो वायु की द्वारा उनका प्रकीर्णन हो जाता है। जल द्वारा प्रकीर्णन देखो क्या होता है? वाटर डिस्पर्सन। यह विधि उन पौधों में होती है जो पानी के पास उगते हैं। इन बीजों में रेशेदार या स्पंजी आवरण होता है जो उन्हें तैरने में मदद करता है। जैसे क्या हुआ? नारियल हो गया। ठीक, यह रेशेदार खोल क्या करता है? तैरने में मदद करता है। और भी बहुत सारे पौधे हो गए जो जल के आसपास होते हैं, मतलब कोई सा भी पौधा हुआ अगर वो जल के द्वारा कहीं दूसरी जगह जाके जम रहा है तो जल द्वारा प्रकीर्णन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, एनिमल डिस्पर्सल। हो गया कांटेदार बीज। कुछ बीज जैसे जैंथियम में हुक या चिपचिपी सतह होती है जो जानवरों के शरीर या कपड़ों को चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इस प्रकार उनका प्रकीर्णन हो जाता है। मांसल फल, कुछ बीजों के क्या कहते हैं? कुछ बीज फलों के भीतर होते हैं, जैसे सेब, जामुन। तो पशु पक्षी फल खाते हैं और बीज को अनपचा मल के साथ कहीं और त्याग देते हैं, मतलब कहीं और जाके बीट कर देते हैं वो, तो वहां पर वो पौधा जमाता है। स्वतः स्फुटन द्वारा प्रकीर्णन, एक्सप्लोसिव डिस्पर्सल। इस विधि में फल अचानक फटता है जिससे बीज दूर छिटक कर जा गिरते हैं और वहां पर पौधे जमाते हैं। जैसे क्या हो गया? बालसम हो गया और अरंडी होते हैं, जो गांव में हम अंडी वगैरह कहते हैं वो होते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पुष्प के कितने भाग होते हैं? उनके भावों का क्या वर्णन करना है चित्र से बनाकर।
तो देखिए ये पुष्प है, तो पुष्पवृंत हो गया, केलिकस हो गया, कोरोला हो गया, जाया हो गया, पुमंग हो गया। ठीक, ये हमारे पुष्प के भाग हो गए। और देखो केलिकस अलग बना के दिखा है यहाँ पर, यह देखो केलिकस, और कोरोला अलग बना के दिखा है, यह कोरोला। पुमंग अलग बनाकर दिखाया, पुमंग जी है, और जायंग अलग बनाकर दिखाया, जायंग ये है। ठीक, तो ये हमारे हो गए पुष्प के भाग। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इनको बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए इनका वर्णन देखिए। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला बाह्यदल पुंज मतलब कैलेक्स। ठीक, बाह्यदल मतलब सीपल। यह कली बड अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। दूसरा है दलपुंज कोरोला। ये पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स। ये आमतौर पर रंगीन होते हैं और परागण मतलब पॉलिनेशन के लिए कीटों और पक्षियों को आकर्षित करते हैं। अगला है पुमंग एंड्रोसियम। पुंकेसर स्टैमेन। इसके 2 अंग होते हैं। पहला है परागकोश मतलब एंथर, और दूसरा है पुतंतु मतलब फिलामेंट। कार्य ये क्या करता है देखिए। एक पुष्प का नर जनन भाग है। परागकोश के अंदर परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। अगला है जायंग स्त्रीकेसर मतलब जाइनोसियम और पिस्टिन। स्त्रीकेसर इसके 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा, दूसरा होता है वर्तिका मतलब स्टाइल, चौथा होता है अंडाशय मतलब ओवरी। ये पुष्प कार्य क्या देखो, ये पुष्प का मादा जनन अंग है। अंडाशय के अंदर बीजांड मतलब ओवल्स होते हैं जो निषेचन के बाद बीज या सीड बनाते हैं। ठीक, और देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, आए देखिए हम 2017 पर। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए क्या क्या विशेषता होती है पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय जंतु में अनुकूलन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शरीर पर मोटी फर, ठीक है, का चमड़ी की परत होती है। ठीक, जो है ठंड से बचाती है, जैसे याक हो गया, पहाड़ी बकरी। छोटे कान और अंग। छोटे कान और छोटे अंग गर्मी के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। शक्तिशाली पैर और खुर। पहाड़ी ढलानों पर चलने के लिए मजबूत और चट्टानी सतहों पर पकड़ बनाने के वाले खुर या पैर होते हैं। शरीर का विशेष आकार। पहाड़ी बकरियों और याक में शरीर का आकार ऐसा होता है जो उन्हें ढलानों पर संतुलन बनाने में मदद करता है। अब देखिए पर्वतीय पौधों के अनुकूलन की विशेषताएं। तो शंकु के आकार। तो वृक्ष का आकार प्राय शंकुधारी होता है जिससे बर्फ आसानी से फिसल जाती है और डालियों को नुकसान नहीं पहुंचता। उदाहरण देखो चीड़ का पेड़ हो गया, देवदार के पेड़ हो गए। और सुई जैसी पत्तियां, ठीक, नुकीली जैसी सुई होती हैं। इनके पहाड़ में जो पौधे होते हैं मतलब पेड़ पौधे, उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, प्राय सुई जैसी नुकीलियां। यह जल हानि मतलब वाष्पोर्जन को कम करने और बर्फ के जमाव को रोकने में मदद करती हैं। मोटी छाल। तने की मोटी छाल ठंड और बर्फीली हवाओं से सुरक्षा प्रदान करती है। कम वृद्धि। कई पौधे छोटे और जमीन के करीब उगते हैं ताकि वे तेज हवाओं से बच सकें। अगला प्रश्न हमारा, गति किसे कहते हैं, गति के कौन कौन से नियम है लिखिए। तो गति, गति की परिभाषा देखिए। गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने आसपास के वातावरण या किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी जगह बदलती है तो उसे गति कहते हैं। अब देखिए गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गति के 3 मुख्य नियम न्यूटन द्वारा दिए गए थे जिन्हें न्यूटन के गति नियम कहा जाता है। ठीक है, तो गति का पहला नियम देखिए, जड़त्व का नियम। जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह वस्तु अपनी विराम अवस्था से या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का द्वितीय नियम सम्वेग संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे ठीक क्या है, किसी वस्तु के संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाहरी असंतुलित बल के सीधे अनुपातिक होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इसका सूत्र देखिए, F बराबर ma मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अगला है तृतीय नियम हमारा, गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये बल हमेशा 2 अलग अलग वस्तु पर कार्य करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अमरवेल, सिंघाड़ा एवं आर्किड में किस किस प्रकार की जड़ें सहारा देने वाली होती हैं और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक, तो पहले देखिए अमरवेल में मतलब किस कोटा में कैसी जड़ें होती हैं, चूसक जड़ें मतलब ये दूसरे पौधों से पोषक तत्व चूसती हैं। कौन सी, हाफस्टोरिया रूट्स। यह एक परजीवी पौधा है और इसकी जड़ें मेजबान पौधों के ऊतकों में घुसकर उससे भोजन मतलब तैयार पोषक तत्व और पानी चूसने का कार्य करती हैं, ना कि सहारा देने का। अब देखिए सिंघाड़ा क्या होता है, वाटर चेस्टनट क्या होता है।
इसमें जड़ें होती हैं स्वांगीकारी जड़ें, मतलब एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट्स। ये जल में डूबी हुई जड़ें होती हैं जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। ये जलीय पौधों को स्थिरता या सहारा भी प्रदान करती हैं। अगला है हमारा आर्किड पौधा। इसमें क्या होती है, इसमें आरोही जड़ होती हैं, मतलब क्लिम्बिंग या क्लिंगिंग रूट्स या वायवी जड़ कह लो इन्हें, आयरियल रूट्स। आर्किड एक अधिपादप मतलब एफिफाइट है जो दूसरे वृक्ष पर उगता है और इसकी जड़ें वृक्ष की छाल से चिपककर सहारा प्रदान करती हैं और ये वायुमंडल से आर्द्रता नमी को अवशोषित करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, लिखिए। तो देखिए कहाँ 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 करते हैं विभिन्न प्रकार के मापक बलों का उपयोग, ठीक। कहाँ कहाँ करते हैं, देखो मापक बर्तनों मेजरिंग वेसल्स कंटेनर्स का उपयोग मुख्य रूप से आयतन वॉल्यूम मापने के लिए किया जाता है। इनके उपयोग प्रमुख स्थान निम्नलिखित है, ठीक। कहाँ कहाँ वो होते हैं उपयोग हम देखते हैं। पहला है रसोई घर, किचन होम। तो मापक कप होता है, चम्मच होता है, ठीक। वहाँ पर तो खाना पकाने और बेकिंग में आटा, चीनी, दूध, तेल आदि का आयतन सही मापने के लिए हमारे पास क्या होता है, मापक कप होते हैं, चम्मच होते हैं। सिलेंडर या जग, तल पदार्थों जैसे पानी, शरबत को मापने के लिए एक निश्चित मात्रा को निकालने के लिए सिलेंडर होता है या जग होता है। अगला है दुकानों और व्यापार में, शॉप्स एंड कॉमर्स। तो लीटर मिलीलीटर वाले माप बर्तन कहाँ पर होते हैं, दूध वाले के पास होते हैं, या तेल रहे जैसे पेट्रोल पंप के पास आधा लीटर 1 लीटर बहुत प्रकार के बर्तन होते हैं, ठीक। तो पेट्रोल पंप पर दुकान पे भी ये बर्तन पाए जाते हैं, ठीक। और कहाँ कहाँ होती हैं, आगे आगे हमारे देखो प्रयोगशाला में भी होते हैं, ठीक। प्रयोगशाला लेबोरेटरी साइंस में होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रयोगशाला में हमारे बर्तन, देखिए। मापक सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, रसायन विलायकों और तरल पदार्थों को सटीक आयतन मापने के लिए। बीकर और फ्लास्क, रसायनों को रखने, घोल बनाने या लगभग आयतन मापने के लिए बीकर और फ्लास्क होते हैं। पिपेट और ब्यूरेट, तो पिपेट और ब्यूरेट्स होते हैं जो बहुत छोटी मात्रा के तरल पदार्थों को उच्च सटीकता के साथ मापने और स्थानांतरित करने के लिए होते हैं। आगे कहाँ प्रयोग होते हैं बर्तन, देखिए। दवा और चिकित्सा मतलब मेडिसिन एंड फार्मेसी में। तो मापक सिरिंज, कप, तरल पदार्थों की सटीक खुराक जैसे 5 ml या 10 ml मापने के लिए। अगला प्रश्न क्या हमारा, ठोस, द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो ठोस में अणु होते हैं बिल्कुल पास, द्रव में होते हैं थोड़े कम दूर और गैस में होते हैं बहुत दूर, ठीक। तो ये हमारी संरचना है ठोस, द्रव और गैस के अणुओं की। जो क्या कैसे होती है ठोस में, ठोस में अणु बहुत सघन मतलब क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अत्यधिक लगता है। अणुओं की केवल कंपन वाइब्रेशन होती है, वे अपनी जगह से खिसक नहीं सकते। इसलिए ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, जैसे लकड़ी, लोहा और बर्फ। अगला है द्रव। द्रव में अणु ठोस की तुलना में थोड़े ढीले होते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक लगता है। अणु आपस में खिसक सकते हैं, इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है। द्रव के पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है, जैसे जिस बर्तन में रखते हैं हम लिक्विड तो उसी का आकार उसका आकार ग्रहण कर लेता है। फिर जल, तेल और दूध। आगे है गैस। गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अणु के बीच में आकर्षण और नगण्य बहुत कम होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, ये पूरे पात्र में फैल जाती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा, बीजों के प्रकीर्णन किस किस माध्यम द्वारा होते हैं बताइए। तो बीजों का प्रकीर्णन सी डिस्पर्सल बीजों को उनके मूल स्थान से दूर फैलाने की प्रक्रिया है। इसके मुख्य माध्यम एजेंट निम्नलिखित हैं। पहला होता है वायु द्वारा, विंड द्वारा, जैसे कपास और डेंड्रेलिन और मेपल के पौधे। अनुकूलन, बीज हल्के होते हैं या उन्हें पंख और रोमिल बाल, रुआ जैसी संरचना होती है और उन्हें हवा में उड़ने में मदद करती हैं। अगला है जल। जल द्वारा किसके प्रकीर्णन होता है, नारियल का और कमल के बीज का, ठीक है। अनुकूलन, बीज या फल में रेशेदार या स्पंजी बाहर आवरण होता है जो उन्हें तैरने योग्य बनाता है। ये अक्सर जलीय पौधों में, पानी के किनारे उगने वाले पौधों में होता है। अगला है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। उदाहरण देखिए, जैंथियम चिपकने वाले बीज, जामुन, टमाटर, सेब जो मांसल फल होते हैं वो। अनुकूलन देखिए, भारी संलग्नक, बीज में हुक, कांटे या चिपचिपी सतह होती हैं जो जानवरों के फर या कपड़ों से चिपक जाती हैं, ठीक। कपड़ों मतलब कपड़ों या खाल होगा, ठीक, चिपक जाती हैं। भोजन द्वारा, जानवर और जो पशु पक्षी होते हैं वो।
वो बीजों को फलों को खाते हैं और अनपचा मल कहाँ दूर जाके फेंक देते हैं या दूर जाके बीट कर देते हैं। अगला है स्वतः स्फुटन या विस्फोट, एक्सप्लोजन सेल्फ डिस्पर्जन। जैसे बालसम हो गया, मटर हो गया, अरंडी हो गया, ठीक। और कौन कौन सी बीज होती है, सरसों भी शायद हमारी फूट जाती है। फल पकने पर अचानक बलपूर्वक फटते हैं जिससे बीज आसपास के क्षेत्र में छिटक जाते हैं, तो इस प्रकार हमारा प्रजनन हो जाता है। अगला है बीजों के अंकुरण का नामांकन चित्र बताइए। तो देखिए एक बीज पत्र की संरचना है हमारी, ठीक। या बीजावरण हो गया, एल्यूरेन सतह, भ्रूणपोष, ये भ्रूण, ठीक। ये भ्रूणपोष हो गया, ये स्कुटेलम, ये प्रांकुरचोल, प्रांकुर, ये मूलांकुर, मूलांकुरचोल। ये हमारा हो गया एक बीज पत्र की संरचना। ये हमारे द्विबीज पत्र की संरचना देखिए, इसमें दो बीज पत्र होते हैं। बीजावरण हो गया बाहर का, ये नाभिका हो गया बीजांड द्वार, और इसके अंदर की संरचना देखो ये है, ये बीज पत्र हो गया, ये प्रांकुर और ये मूलांकुर, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पर हम। वाष्प तथा गैस में क्या अंतर है लिखिए। तो वाष्प क्या है, वेपर। वाष्प वह अवस्था है जिसमें कोई पदार्थ सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस या द्रव रूप में पाया जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों गर्मी देने या दाब घटाने पर वह गैसीय रूप में बदल जाता है। वाष्प किसी द्रव या ठोस का गैसीय रूप है, सामान्य ताप पर इसे पुनः द्रव या ठोस में बदला जा सकता है। उदाहरण देखिए, जल वाष्प हो गया, वाटर वेपर, कपूर की वाष्प हो गया मतलब कैम्फर वेपर, और आयोडीन की वाष्प हो गया। अगला है गैस। गैस में अवस्था कैसी होती है हमारी। गैस वे पदार्थ है जो सामान्य तापमान एवं दाब पर प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में विद्यमान रहती है। गैस किसी ठोस और द्रव से उत्पन्न नहीं होती, यह अपनी स्वाभाविक अवस्था में गैस ही रहती है। इसे आसानी से द्रव या ठोस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, विशेष दाब व ताप पर ही संभव है। उदाहरण देखिए, ऑक्सीजन हो गया O2, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2 और हीलियम हो गया हमारा। अगला प्रश्न, मुकुलन से क्या आशय है, ठीक है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो क्या है मुकुलन। मुकुलन मतलब बडिंग से आशय। मुकुलन अलैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। इस विधि में जनक जीव मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म के शरीर पर एक या एक से अधिक छोटे उभार विकसित होते हैं जिन्हें मुकुल या बड कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होता है और जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो ये जनक जीव से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जीव बना लेता है। कुछ जीवों में मुकुल जनक क्या होता है, जीव से अलग होने से पहले ही नए मुकुल बना लेता है, जिससे एक श्रृंखला या कॉलोनी बन जाती है। उदाहरण देखिए, ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। इसकी संरचना क्या होती है, इसकी कोशिका पर एक मुकुल विकसित होता है जो बड़ा होकर मातृ कोशिका से अलग हो जाता है और नया ईस्ट जीव बन जाता है। और हाइड्रा देखिए, हाइड्रा के शरीर के बाहरी दीवार पर एक मुकुल बनता है जो विकसित होकर एक छोटा हाइड्रा बन जाता है, ठीक, और बाद में अलग हो जाता है। अगला, सरल एवं संयुक्त पत्ती में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सरल पत्ती क्या है, सिंपल लीफ। ऐसी पत्ती जिसमें केवल एक पर्णदल या लेमिना लीफ ब्लेड होता है वो सरल पत्ती होती है। मध्य सिरा सीधा रहता है किसका, सरल पत्ती का, और इसमें पार्श्व सुराएं मतलब लेटरल वेन्स निकलती हैं। फणफलक लेमिना अलग अलग खंडों में विभाजित नहीं होता सरल पत्ती में। पत्ती के टूटने पर पत्ती दंड पेटाइल क्या होता है, वह पत्ती एक साथ झड़ जाते हैं। उदाहरण देखिए, आम, पीपल, अमरूद, बरगद, गेंदा, इन सब में सरल पत्ती होती है। संयुक्त पत्ती क्या है, कंपाउंड लीफ। ऐसी पत्ती जिसमें पर्णदल कई छोटे छोटे खंडों मतलब पर्णिकाओं या लीफलेट्स से वियुक्त रहता है, तो क्या होता है, संयुक्त पत्ती होती है वो। प्रत्येक पर्णिका अलग अलग छोटी पत्ती जैसी दिखती है परंतु सभी एक ही पत्ती से जुड़े रहते हैं। किसी एक पर्णिका के टूटने पर केवल वही झड़ती है, पूरी पत्ती नहीं झड़ती है। जैसे नींबू हो गया, नीम हो गया, गुलमोहर, सहजन, चना, इमली, गुलाब आदि में क्या होती है, हमारी संयुक्त पत्ती होती है। अगला प्रश्न है हमारा, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ क्या, कंजर्वेशन मोमेंटम। यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं के किसी निकाय सिस्टम पर कोई बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करता है तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होता है, टोटल मोमेंटम क्या होता है, संरक्षित रहता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि वस्तुओं के टकराने से और क्या होता है, टकराने से पहले और टकराने के बाद का कुल संवेग हमेशा बराबर रहता है, बशर्ते उन पर बाहर से कोई बल ना लगाया गया हो। गणितीय रूप में देखिए, इसमें m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं क्रमशः u1 और u2 के प्रारंभिक वेग से चलती हैं और टकराने के बाद उनका अंतिम वेग v1 और v2 हो जाता है, तो टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर हो जाएगा टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर। तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अगला प्रश्न, अधिक एवं सदिश राशि में
उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अदिश राशि क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि वह होती है जिसे केवल जिसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, मतलब मैग्नीट्यूड, उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता। अदिश राशियों को सामान्य जोड़ घटाव के नियम से हल किया जाता है। जैसे द्रव्यमान हो गया, मास, समय टाइम हो गया, तापमान टेम्परेचर हो गया, चाल स्पीड हो गया, आयतन वॉल्यूम हो गया, ऊर्जा एनर्जी हो गया। ये सभी हमारी अदिश राशियाँ हैं। और अगला है सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि वह होती है जिसमें परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा डायरेक्शन भी होती है। सदिश राशियों को जोड़ने घटाने के लिए विशेष नियमों जैसे समानांतर चतुर्भुज के नियम, त्रिभुज के नियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बल फोर्स हो गया, बैक वेलोसिटी हो गया, त्वरण एक्सेलरेशन हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक, और संवेग मोमेंटम हो गया। ये सभी क्या है? हमारी सदिश राशियां हैं। अगला परागण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, परागण मतलब पॉलिनेशन। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परागकण मतलब पॉलन ग्रेन्स जो पुंकेसर के परागकोश मतलब एंथर में बनते हैं, उन्हें पुष्प के स्त्रीकेसर मतलब पिस्टिल के वर्तिकाग्र वर्तिकान स्टिग्मा तक स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया निषेचन, फर्टिलाइजेशन और नए बीज फल के निर्माण के लिए आवश्यक है। और परागण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? देखिए, पहले होता है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्वपरागण क्या होता है? जब परागण एक ही फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे पर जो किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थापित होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मटर। जब परागण एक पौधे के फूल से निकलकर उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ये अक्सर कीट परागण, हवा वायु परागण या पानी या जल परागण जैसे बाहरी माध्यम द्वारा होता है, जैसे मक्का, पपीता और गुलाब। अगला प्रश्न, एक बर्तन की धारता कितनी दी हुई है? हमारी 12 लीटर है। इसकी धारता घन सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो देखिए, बर्तन की धारता दी है 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 12 लीटर में कितने होंगे घन सेंटीमीटर? तो 12 की गुणा कर देंगे 1000 से, तो आ गया 12000 घन सेंटीमीटर। हमारा हो गया उत्तर। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, गति किसे कहते हैं? गति की प्रकार लिखिए। तो गति मोशन की परिभाषा, गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी स्थिर संदर्भ बिंदु मतलब फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष अपनी जगह बदलती है तो उसे गति में कहा जाता है। गति के मुख्य प्रकार देखिए, स्थानांतरीय गति मतलब ट्रांसलेटरी मोशन। जब वस्तु क्या होता है, प्रत्येक कण एक सामान्य समय में समान दूरी तय करता है तो होता है स्थानांतरीय गति। जैसे देखो क्या हो गया, स्थानांतरित गति में क्या होगी, देखो हमारे पहले होगी सरल रेखीय गति और दूसरी होगी वक्र रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति में क्या होता है, रेक्टिलाइनर मोशन में जब वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, जैसे सीधी सड़क पर कार का चलना, तो सरल रेखीय गति। अब फिर आगे क्या होगा, कर्विलाइनियर मोशन, मतलब एक वस्तु एक घुमावदार पथ पर चलती है, जैसे ऊपर फेंकी हुई गेंद का पथ। और अगला होगा घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। जब वस्तु अपने अक्ष एक्सिस के चारों ओर घूमती है, जैसे लट्टू का घूमना, पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर घूमना, तो वो होती है हमारी घूर्णन गति मतलब रोटेशनल मोशन। अगले दोलन गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। जब वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे मतलब टू एंड फ्रो चलती है, जैसे झूले की गति, सरलोलक गति, तो क्या होता है दोलन गति। और अगली क्या है हमारी यादृच्छिक गति मतलब रैंडम मोशन। जब गति की कोई निश्चित दिशा नहीं होती ना, तो हमारी यादृच्छिक गति होती है, जैसे गैस के अणुओं की गति और तितली का उड़ना। अगला प्रश्न है जरायुज और अंडायुज में क्या अंतर है? तो देखिए, जरायुज मतलब विविपेरस ऐसे जंतु जिनमें भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय मतलब यूटेरस में होता है, जरायुज कहलाते हैं। भ्रूण को क्या होता है पोषण माता के जरायु मतलब प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। इनमें बच्चे जीवित अवस्था में जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बकरी आदि। अगला क्या है अंडेज। अंडेज क्या होता है, ओविपेरस ऐसे जंतु जिनमें भ्रूण का विकास अंडे के भीतर होता है, अंडयुज कहलाते हैं। भ्रूण को पोषण अंडे के योल्क से प्राप्त होता है। इनमें बच्चे अंडे से निकलकर जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी हो गया, मुर्गी, कबूतर, उभयचर हो गया जैसे मेंढक, सरीसृप हो गया जैसे सांप और छिपकली, और कीट वगैरह हो गया जो अंडे देते होंगे, ठीक। और अगला प्रश्न क्या है, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली क्यों होती है? इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, पत्तियों के नुकीले होने के कारण
तो मनुष्यलीय पौधे जैसे कैक्टस में पत्तियां नुकीली कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य पत्तियों का सतह मतलब सरफेस एरिया को कम करना है, ताकि बाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन की दर कम हो और जल की हानि न्यूनतम हो सके। मुख्य विशेषताएं देखिए इनकी पौधों की। जल संचय, तना प्रायः मांसल और मोटा मतलब सक्यूलेंट होता है, जो पानी में जमा करने का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियों होती है कांटों में बदल जाने के कारण तना हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं उनका तना होता है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। मोटी मोमी परत, तने पर मोटी क्यूटिक मतलब क्यूटिकल की परत होती है जो जल हानि को और रोकती है। गहरी जड़ें, तो इन पौधों में अक्सर गहरी और फैली हुई जड़ें होती हैं जो जमीन में गहराई तक जाकर जल को अवशोषित करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्प के कितने भाग हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो पुष्प के कितने 4 मुख्य भाग हैं, ओल्स, जिन्हें कहते हैं ओल्स। तो बाह्यदल पुंज मतलब कैलेक्स, इसकी इकाई बाह्यदल मतलब सेपल्स कहलाती है। दल पुंज मतलब कोरोला, इसकी इकाई दल मतलब पेटल्स कहलाती है। पुंभंग मतलब एंड्रोसियम, इसकी इकाई पुंकेसर स्टामेन कहलाती है, नर प्रजनन अंग होता है जो। जायांग मतलब जाइनोसियम, इसकी इकाई स्त्री केंद्र मतलब पिस्टिल या कार्पेल कहलाती है, जो मादा प्रजनन अंग होता है। अगला प्रश्न हमारा, तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियां लिखिए। तो तंबाकू के सेवन से होने वाली 2 प्रमुख हानि निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? कैंसर का खतरा, तंबाकू के सेवन से फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर और गले का कैंसर और भोजन नली ईसोफेगस का कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें निकोटीन और कई हानिकारक रसायन होते हैं। और अगला, हृदय और रक्त परिसंचरण रोग, तो ये रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। कौन? तंबाकू। धमनियों को सकरा करता है, अब धमनियों मतलब जो धमनी होती है उनको पतला कर देता है, और हृदय रोग, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं को जोखिम पैदा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, मृतिका किसे कहते हैं, इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। तो मृतिका मतलब पोटेरी या सेरामिक्स। मृतिका उन वस्तु को कहते हैं जो नम मिट्टी मतलब किले को उपयुक्त आकार देकर फिर से उसे अत्यधिक तापमान पर भट्टी मतलब किले में पकाकर बनाई जाती हैं, जिससे वे कठोर और टिकाऊ बन जाती हैं। यही कला जिससे क्या होता है, बर्तन, खिलौने, टाइलें और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं, और जो कुम्हारी कला कहलाती है मतलब कुम्हार बनाता है जो, वो मृतिका होती है। अगला, उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, इसमें कौन सी मिट्टी उपयोग में लाई जाती है। मृतिका बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या होता है, चिकनी मिट्टी मतलब क्ले सॉइल का उपयोग किया जाता है। चिकनी मिट्टी की विशेषता यह है कि इसमें बारीक कण होते हैं और पानी सोखने पर यह चिपचिपी और लचीली मतलब प्लास्टिक जैसी हो जाती है, जिससे इसे आसानी से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए क्या होता है, क्योलिन, बलुआ चिकनी मिट्टी मतलब वॉलक्ले या अन्य विशिष्ट प्रकार की चिकनी मिट्टियों का मिश्रण उपयोग किया जाता है। अगला है, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। तो कौन कौन से लाभ हैं पर परागण के। तो पर परागण के क्रॉस पॉलिनेशन के 2 प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहले आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक वेरिएशन। पर परागण से 2 अलग अलग पौधों के आनुवंशिक पदार्थ मतलब जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं, जिससे संतान में नए गुण मतलब न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स और विविधता आती है। ये विविधता पौधों को बदलते पर्यावरण के अनुकूल होने में मदद करती है। और अगला, उत्पादकता में वृद्धि, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पर परागण के परिणाम स्वरूप अक्सर अधिक स्वस्थ बीज और बड़े फल पैदा होते हैं। यह स्वपरागण की तुलना में उच्च उपज मतलब हाई यील्ड सुनिश्चित करता है, और संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन द्वारा नई और बेहतर किस्में विकसित करने में सहायक होता है। कौन? पर परागण। तो ये हमारे पर परागण के 2 लाभ। अगला प्रश्न देखिए, सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। तो सजीव देखिए, लिविंग थिंग्स। तो सजीवों में जन्म, वृद्धि, प्रजनन, श्वसन, मृत्यु जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें चेतना मतलब कॉन्शियसनेस होती है किसमें, सजीवों में, अर्थात ये स्पर्श, प्रकाश, ध्वनि आदि का अनुभव कर प्रतिक्रिया करते हैं। तो सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। ये अपने भोजन को, ये भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपने भोजन से। तो यहाँ देखिए, मनुष्य हो गया, पशु हो गया, पक्षी, पौधे और कीट, ये हमारे सजीव हो गए। अगला है नॉन लिविंग थिंग्स में निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तु में जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु जैसी विशेषता नहीं होती हैं। इनमें चेतना कॉन्शियसनेस नहीं होती है, ये किसी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं देते, निर्जीव कोशिकाओं से नहीं बनते हैं, ये स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे पत्थर और कुर्सी, मेज, पानी, मिट्टी आदि क्या है हमारे नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव। अगला, पर परागण तथा स्वपरागण से आप क्या समझते हो, उदाहरण से समझाइए। तो देखिए, स्वपरागण क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जब किसी फूल के पुंकेसर स्टामेन का परागकण मतलब पोलन ग्रंथ उसी फूल
या उसी पौधे के किसी अन्य फूल की स्त्री केसर कार्पेल पिस्टिल पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इसमें परागण और अंडाणु दोनों एक ही पौधे के होते हैं। लाभ देखिए, सरल और सुनिश्चित प्रजनन होता है इनमें। हानि, आनुवंशिक विविधता कम होती है स्वपरागण में। जैसे मूली, मटर, गेहूं, इनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। अगला है परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। जब किसी पौधे के पुंकेसर का परागकण मतलब पोलन ग्रेन्स किसी अन्य पौधे के फूल की स्त्री केसर पर गिरता है तो उसे परपरागण कहते हैं। इसमें दो अलग अलग पौधों का परागण और अंडाणु मतलब पोलन एंड ओव्यूल्स मिलकर प्रजनन करते हैं। लाभ देखिए, आनुवंशिक विविधता इनमें अधिक होती है परपरागण में। रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी बढ़ती है। जैसे आम हो गया, गन्ना हो गया, नींबू हो गया, इनमें क्या होता है, परपरागण होता है। अगला प्रश्न, मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो मिश्रण क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला सामांगी मिश्रण मतलब होमोजेनियस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसकी संरचना और गुणधर्म पूर्व मिश्रण में एक समान होते हैं और इसके विभिन्न घटकों को आंखों से आसानी से नहीं देखा जा सकता। जैसे पानी में पूरी तरह से घुला हुआ नमक का घोल, चीनी और पानी का घोल हो गया, ये हमारे हो गए सामांगी मिश्रण। अगला विषमांगी मिश्रण मतलब हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिश्रण जिसकी संरचना और गुणधर्म पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती ना, और इसके विभिन्न घटकों को आंखों से क्या होता है, आसानी देख सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे विषमांगी मिश्रण होते हैं। जैसे पानी में तेल का मिश्रण, पानी नीचे रहता है और तेल ऊपर रह जाता है, ठीक। और पानी में घुली रेत और आटा और चीनी का मिश्रण, ऐसे ही लोहे और लकड़ी की छीलन का मिश्रण वगैरह हो गया। बहुत सारे विषमांगी मिश्रण होते हैं। अगला प्रश्न, 20 मीटर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 20 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो देखिए, सूत्र क्या होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो उसी से हम समय का सूत्र निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। मैं चाल दी है 20 मीटर प्रति सेकंड और दूरी डिस्टेंस दी है 120 मीटर और टाइम हमें निकालना है, ठीक। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर हो गया 120 बटे 20 और समय आ गया हमारा 6 सेकंड। तो अतः वस्तु 120 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करेगी। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम मतलब जड़त्व के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम है, इस नियम के अनुसार जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित जो बल होता है ना, संतुलित नहीं होता है, वो कार्य नहीं करता है ना, तब तक वह वस्तु अपनी विराम अवस्था में या सरलरेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है। इस नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि यह वस्तुओं के उस अंतर्निहित गुण को बताता है जिसके कारण वे अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। उदाहरण देखिए, ब्राह्म का जड़त्व, जब एक बस अचानक से चलना शुरू करती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसलिए यह एक देखो क्यों होता है, क्योंकि यात्री का शरीर विराम अवस्था में होता है और जबकि बस आगे बढ़ती है, इसलिए क्या कहते हैं, जैसी बस चलती है हम झुक जाते हैं। अधिक गति का जड़त्व, हमने देखा ब्राह्म का तब देखिए गति का जड़त्व, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि यात्री का शरीर क्या होता है, गति में रहने का प्रयास करता है और लेकिन बस रुक जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, घर्षण बल क्या है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखिए। तो घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल वह बल है जो दो सतहों के संपर्क में आने से एक दूसरे में गति करने के दौरान उत्पन्न होता है। ये हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है और गति का विरोध करता है। कौन, घर्षण बल। दैनिक जीवन में घर्षण बल मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन देखिए क्या है, चलना और दौड़ना। घर्षण बल हमें जमीन पर फिसलने से बचाता है। घर्षण के कारण ही हम पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेल पाते हैं या आगे बढ़ पाते हैं। पकड़ना और पकड़ बनाना, किसी भी वस्तु जैसे पेन या गिलास को हम घर्षण के कारण ही मजबूती से पकड़ पाते हैं, यदि घर्षण ना हो तो वस्तु फिसल जाएगी। ब्रेक लगाना, वाहनों, साइकिल, कार में ब्रेक घर्षण बल के सिद्धांत पर ही काम करते हैं, जिससे टायरों और सड़कों के बीच या ब्रेक पैड और रिम के बीच घर्षण उत्पन्न करके गति को रोका जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। पौधों की अलैंगिक जनन की क्या है, अलैंगिक विधियां लिखेंगे। तो अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। अलैंगिक जनन प्रजनन प्रय विधि है जिसमें केवल एक ही जनक पेरेंट बिना किसी युग्मक मतलब गैमेट निर्माण या संलयन के एक नया जीव उत्पन्न करता है। इस जनन से उत्पन्न संतान आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान मतलब क्लोन होती है। अधिक पौधों में अलैंगिक जनन की विधियां, पहला होता है विखंडन या फिजन। तो जनन कोशिका का दो या अधिक भागों में विभाजित हो जाना
जैसे शैवाल। दूसरा मुकुलन बडिंग, तो जनक के शरीर में मुकुल मतलब छोटा उभार का बनना जो अलग होकर नया जीव बनाता है, जैसे ईस्ट। और खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, जनक का शरीर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना और प्रत्येक टुकड़ों से क्या नए जीव का उत्पन्न होना, जैसे स्पाइरोगोइरा और जैसे शैवाल होते हैं। क्या स्पाइरोगाइरा जैसे शैवाल होते हैं वो। अब बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु नामक एक सूक्ष्म होता है ना, वो कठोर संरचनाओं का निर्माण जो अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए पौधे बनाता है, जैसे फर्न हो गया और मॉस हो गया उदाहरण में हमारे। अगला कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पौधों के किसी भी कायिक भाग जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इनसे क्या नया पौधा उगाना होता है हमारा कायिक प्रवर्धन। ये तना किसका होता है, गुलाब गन्ना, इनसे नए पौधे उगते हैं। पत्ती जैसे पत्थर चट्टा हो गया, एक होता है अजूबा, अजूबा पौधा होता है। ब्रायोफिलम, तो इनसे नए पौधे उगते हैं। और जड़ जैसे शकरकंद, इससे नए पौधे उगते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, पृथक्करण के किन्हीं 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो पदार्थों का पृथक्करण क्या होता है, से प्रश्न से आशय। पृथक्करण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिक्सचर में मौजूद 2 या 2 से अधिक घटकों मतलब कंपोनेंट्स को उनके भिन्न भिन्न भौतिक या रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग किया जाता है। यह आवश्यक है ताकि अवांछित पदार्थों को हटाया जा सके और उपयोगी घटकों को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सके। तो पृथक्करण की मुख्य 4 विधियां देखिए। पहला होता है बीनना, हैंड पिकिंग, बड़े अशुद्धियों को हाथ से अलग करना। फिर होता है फटकना, विनोइंग, हवा की मदद से हल्के और भारी घटकों को अलग करना। फिर है चालन मतलब स्यूइंग, विभिन्न आकार के कणों को जाली छलनी से छालना। और फिर होता है निस्तारण, अवसादन मतलब सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, भारी अशुद्धियों को नीचे बैठा देना, अवसादन। और फिर ऊपर के द्रव को सावधानी से उड़ेलना, निस्तारण करना। जैसे रेत और पानी को हम रख देते हैं तो क्या निस्तारण द्वारा होता है, रेत नीचे बैठ जाती है, पानी पानी ऊपर रह जाता है। तो अन्य विनियोगी बाष्पन द्वारा अलग कर सकते हैं, आसवन द्वारा भी अलग कर सकते हैं, ठीक है। और चुंबकीय पृथक्करण से लोहे को हम अलग करते हैं कि लोहे मतलब और किसी से रेत में से अलग कर सकते हैं, और लकड़ी की छिली में से भी लोहे को अलग कर सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भोजन एकत्रीकरण द्वारा हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के क्या लिखने हमें प्रकारों का वर्णन लिखना है। तो मूसला जड़ों, टैप रूट में भोजन एकत्रीकरण हेतु होने वाले मुख्य रूपांतरण मतलब मॉडिफिकेशन। मूसला जड़ें भोजन एकत्र करके मांसल और फूली हुई हो जाती हैं, जिससे वे विभिन्न आकार ले लेती हैं। कौन कौन से ले लेती हैं आकार, देखो शंकुरूपी आकार, कॉनिकल। रूपांतरण देखिए, जड़ें ऊपर से मोटी और नीचे की ओर नुकीली होती हैं, जिससे ये शंकु के आकार की दिखती हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया हमारा। और तर्करूपी मतलब फ्यूजिफॉर्म रूपांतरण, जड़ें बीच में सबसे अधिक फूली हुई और मोटी होती हैं। ये दोनों सिरों ऊपर और नीचे पर पतली होती हैं। ये धुरी मतलब स्पंडोल के आकार की दिखती हैं, जैसे मूली हो गई। अब कुंभी रूपी क्या होता है, कुंभ रूपी या कुंभी रूपी कह सकते हो रूपांतरण, जड़ें ऊपर के हिस्से से लगभग गोल या मटके जैसे आकार में अत्यधिक फूल जाती हैं और अचानक नीचे एक पतले सिरे में बदल जाती हैं, जैसे सलगम हो गया, चुकंदर हो गया मतलब टर्निप और बीटरूट। अगला है कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन हमें उदाहरण दीजिए। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से क्या आशा है, ये अलैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है, इसमें पौधों के बीज के अलावा किसी भी कायिक भाग मतलब वेजिटेटिव पार्ट जैसे जड़, रूट, तना, स्टेम या पत्ती लीफ से एक नया पौधा विकसित किया जाता है। इस विधि से उत्पन्न नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। पत्ती द्वारा कायिक परिवर्तन देखिए क्या होता है, कुछ पौधों में पत्तियां मांसल हो जाती हैं और उनके किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होती हैं, ठीक। क्या होती हैं, एडवेंटिटस वर्ड्स। ये पत्तियां क्या होती हैं, गीली मिट्टी या उपयुक्त माध्यम पर गिरती हैं तो इनमें कलिकाओं से जड़ें और छोटी पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं और वे विकसित होकर स्वतंत्र नया पौधा मतलब प्लांटलेट बना देती हैं। उदाहरण देखिए, पत्थर चट्टा हो गया, क्या हो गया, ब्रायोफिलम या बिगोनिया हो गया, ठीक है। और क्या, अजूबा हो गया। पत्थर चट्टा की पत्ती के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जो गिरकर नया पौधा बनाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी वस्तु का जो होता है रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए। तो किसी वस्तु का रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम तब संरक्षित रहता है जब उस वस्तु पर बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स लागू ना हो। इससे क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहते हैं। यदि कोई प्रणाली सिस्टम केवल आंतरिक बलों इंटरनल फोर्सेस के अधीन है और बाहरी बल शून्य है तो उस प्रणाली का कुल रेखीय संवेग समय के साथ क्या होगा, स्थिर कांस्टेंट रहता है। दूसरे शब्दों में
किसी वस्तु का संवेग केवल तभी बदलता है जब उस पर कोई बाहरी बल कार्य करे। उदाहरण देखिए, यदि बर्फ पर दो स्केटर आपस में टकराते हैं और बाहरी बल नगण्य है, तो टकराने से पहले और बाद का क्या कोई संवेग क्या होगा, समान रहेगा। और अंतरिक्ष में कोई ईंधन क्या जला रहा है, तो उसके धक्का और रॉकेट का प्रतिक्रिया क्या होगी, संवेग भी संरक्षित उन दोनों में रहेगा। अगला है हमारा प्रश्न, तत्व और यौगिक में अंतर लिखिए। ठीक है, तो तत्व क्या होता है, एलिमेंट। तत्व वह पदार्थ है जिसमें क्या होता है, रासायनिक तरीकों से और किसी अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये केवल एक प्रकार के परमाणु से ही बनता है, एटम से। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोना हो गया और लोहा मतलब Fe, ये एक ही परमाणु से बनते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और अब देखो यौगिक क्या होते हैं, हमारे कंपाउंड। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। इसमें तत्वों का निश्चित अनुपात और रासायनिक सूत्र होता है। जैसे जल होगा H2O, तो जल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना ये यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से बना है, देखो कार्बन से और ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न हमारा, दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोलन गति क्या होती है, ऑक्सीलेटरी मोशन। वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी असंतुलन स्थिति के चारों ओर दोबारा दोबारा आगे पीछे झूलती है, तो क्या होती है, हमारी दोलन गति होती है। जब आयाम बड़ा और आवृत्ति कम होती है तो उसे दोलन कहते हैं। इसमें गति की दिशा क्या होती है, समय समय पर बदलती रहती है। जैसे उदाहरण देखिए, घड़ी का पेंडुलम हो गया, झूले पर झूलना हो गया, और घड़ी का सुई का हिलना हो गया, ये हमारी दोलन गति हो गई। अगला है कंपन गति, वाइब्रेशनरी मोशन। वह गति जिसमें कोई वस्तु बहुत छोटी दूरी पर अत्यधिक तीव्र गति से आगे पीछे क्या होती है, हिलती है। ठीक, क्या होती है, हमारी कंपन गति होती है। जब आयाम बहुत छोटा और आवृत्ति बहुत अधिक होती है तो उसे कंपन कहते हैं। यह भी संतुलन स्थिति की चारों ओर होती है, पर बहुत छोटी और तीव्र होती है। उदाहरण देखिए कंपन गति के, गिटार की तार की ध्वनि पैदा करने वाली झिलमिलाहट जो होती है, ठीक, घंटी बजने पर उसके झूले की गति, घंटी बजाने पर उसके झूले की गति, ठीक, और मोबाइल फोन के वाइब्रेशन की गति। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखो, ये हमारी बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र। ये देखो हाइलम है, ये फाइनल है, ये बीजांड द्वार है, ये बीजांड द्वारी सिरा है, ये बाह्य आवरण है, ये अंत आवरण है, ये बीजांड काय है, ये भ्रूणकोश है, एक कैलेजल सिरा या निभागीय सिरा है। ठीक, तो ये हमारी होगी बीजांड की आंतरिक संरचना। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा, आज 2023 पर, भोजन में एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतर को उदाहरण सहित समझाइए। तो भोजन में एकत्रीकरण खाद्य भंडारण हेतु तने में होने वाले मुख्य रूपांतर मॉडिफिकेशन निम्नलिखित हैं। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम, ये देखो क्या होते हैं हमारे, ये तने भोजन जमा करके क्या करते हैं, भूमि के अंदर फूल जाते हैं और अंकुरण के लिए कलिकाएं रखते हैं। जैसे कंद हो गया, ट्यूबर। तो तने के सिरे पर भोजन जमा होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे उसका उदाहरण हो गया आलू। अगला है प्रकंद, राइजोम। तना क्षैतिज रूप से बढ़ता है, सल्क पत्र और कलिकाएं होती हैं। उदाहरण देखें, अदरक हो गया और हल्दी हो गया। ठीक, और हो गया सल्क कंद बल्ब, जिसे बल्ब कहते हैं। तना बहुत छोटा चपटा होता है जिसमें मांसल सल्क पत्र वो जमा करते हैं। जैसे प्याज हो गया और लहसुन हो गया। आगे हो गया घनकंद मतलब कॉर्म। तना ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा रूप से भूमिगत में बढ़ता है। तो उदाहरण क्या हो गया, अरबी हो गया और जिमीकंद हो गया। अरबी मतलब घुइया और जिमीकंद याम। अगला प्रश्न है हमारा, बल से क्या अभिप्राय है, बल के विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बल एक बाहर कारक है, धक्का खिंचाव है, जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करता है और उसमें परिवर्तन कर देता है। बल किसी वस्तु के आकार या रूप में भी परिवर्तन ला सकता है। बल के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण, तो बल दो प्रकार का होता है। ठीक, कौन कौन से प्रकार का होता है, पहले होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। ठीक, तो बल कितने प्रकार का होता है, दो। असंपर्क बल में कौन कौन से होते हैं, पेशी बल मतलब मस्कुलर फोर्स। वह बल जो मानव या पशुओं की मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है, पेशी बल होता है। जैसे किसी वस्तु को हाथ से उठाना, बैल द्वारा गाड़ी खींचना। अगला होता है घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। वह बल जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, घर्षण बल होता है। जैसे जमीन पर रुकती हुई गेंद का रुक जाना, हम जमीन पर चलते हैं तो हमारा चप्पल और जमीन के बीच जो बल लगता है वो भी हमारा घर्षण बल होता है। अगला है अविलंब बल, नॉर्मल फोर्स। सतह के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल जो सतह के लंबवत होता है। तो मेज पर रखी किताब पर मेज द्वारा ऊपर की दिशा में लगाया गया बल क्या होगा, अविलंब बल। देखिए आए हम
किस पे? असंपर्क बल पे, ठीक। क्या? असंपर्क बल। असंपर्क बल इसमें कोई संपर्क नहीं होता, वो हमारा असंपर्क बल होता है। इसमें असंपर्क बल में कौन कौन से उदाहरण होंगे? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे पेड़ से फल का नीचे गिरना। अगला है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, वह बल जो चुंबक द्वारा चुंबकीय वस्तुओं को पर लगाया जाता है, तो चुंबक द्वारा लोहे की कीलों को खींचना। अब विद्युत स्टैटिक बल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वह बल जो आवेशित वस्तुओं द्वारा लगाया जाता है, जैसे कंघी रगड़ने के बाद कागज के टुकड़ों को ऊपर उठाना, क्या हो गया हमारा? विद्युत स्टैटिक बल। अगला प्रश्न हमारा, ठोस द्रव एवं गैस की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, ठोस द्रव एवं गैसीय अवस्थाओं के कणों का एक सरलीकृत चित्रण है हमारा। तो ठोस में बिल्कुल पास होते हैं अणु, ठीक है, ठोस में बिल्कुल पास होते हैं, द्रव में थोड़ी दूर और गैस में बहुत दूर अणु होते हैं हमारे। तो ठोस देखिए, ठोस में अणु बहुत सघन मतलब क्लोजली पैक्ड रहते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। अणुओं की केवल कंपन वाइब्रेशन होती है, वे अपनी जगह से खिसक नहीं सकते, इसलिए ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। उदाहरण देखिए, लकड़ी, लोहा, बर्फ। अगला है द्रव या लिक्विड। द्रव में अणु ठोस की तुलना में थोड़े ढीले होते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। अणु आपस में खिसक सकते हैं, इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित रहता है। अगला है द्रव पात्र के आकार को ग्रहण कर लेता है, किसमें? द्रव में ही। जल, तेल और दूध, जल, तेल और दूध इसके उदाहरण हो गए। अगली हमारी गैस। तो गैस में क्या होता है? गैस में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य मतलब बहुत कम होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, ये पूरे पात्र में फैल जाती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बेलन की लंबाई तथा वृत्त का व्यास मापन किस यंत्र द्वारा किया जा सकता है, उसका नाम बताते हुए उस यंत्र का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास का मापन वर्नियर कैलिपर्स नामक यंत्र से किया जाता है। क्या होता है? वर्नियर कैलिपर। अरे अल्पतमांक क्या होता है? देखिए, अल्पतमांक वह सबसे छोटा माप होता है जिसे उस यंत्र द्वारा सटीकता से मापा जा सकता है। सामान्यतः प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक निम्नलिखित है। तो क्या क्या है? 0.0 सेंटीमीटर हो गया या 0.0 मिलीमीटर हो गया। टिप्पणी देखिए, अल्पतमांक मुख्य पैमाने के सबसे छोटे भाग के मान को वर्नियर कैलिपर्स के भागों की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वाष्पन और क्वथन में अंतर बताइए। तो देखिए क्या होता है वाष्पन और क्वथन में अंतर। देखिए क्या हमारा वाष्पन और क्वथन में अंतर। तो वाष्पन क्या होता है? एवोपरेशन। ये प्रक्रिया सतह पे धीरे धीरे होती है, किसी भी तापमान पर वाष्पन संभव है, ठीक है। इसमें केवल सतह के अणु ही द्रव को छोड़कर गैस में बदलते हैं। ये धीरे धीरे होती है और ठंडा करने वाली प्रक्रिया है। वह देखिए, पानी का सूखना और पसीना सूखना क्या है? वाष्पन। तो घड़े का पानी ठंडा होता है, वो वाष्पन के द्वारा ही होता है। आगे है हमारा क्वथन, बॉइलिंग। ये प्रक्रिया पूरे द्रव को उबलते समय होती है। इसमें द्रव को विशेष तापमान मतलब उबाल बिंदु तक गर्म करना आवश्यक होता है। उबाल बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट। द्रव का संपूर्ण भाग सतह और अंदर गैस में बदलता है। क्वथन में बहुत तेजी से बुलबुले बनते हैं और ये गर्म करने वाली प्रक्रिया है। उदाहरण देखिए, पानी का उबलना, दूध का उबलना। अगला प्रश्न हमारा, ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या है? देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिनका उपयोग करने पर वे जल्दी से पुनः भर जाते हैं या कभी समाप्त नहीं होते। यह स्रोत प्रदूषण रहित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। क्या होगी हमारी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और अनवीकरणीय ऊर्जा वो क्या है? मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ऊर्जा के वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। एक बार उपयोग करने पर ये समाप्त हो जाते हैं और इन्हें पुनः क्या करते हैं? भरा नहीं जा सकता। इनका अत्यधिक उपयोग प्रदूषण उत्पन्न करता है। जैसे कोयला हो गया, कोल, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस हो गया, और परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ये हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गए। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर बताइए। तो पोषण के आधार पर पादप और जंतु में अंतर देखिए क्या है। पहला, पादप पौधे सुपेशी होते हैं, ठीक। अब क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ग्लूकोज और पोषक पदार्थ स्वयं क्या करते हैं? तैयार करते हैं। इनमें क्या प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, जैसे आम, गेंदा, नीम, गेहूँ। और जंतु क्या करते हैं? जबकि देखिए, तो जानवर क्या होते हैं? परपोषी होते हैं मतलब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं।
वे खाना अन्य जीवों के पौधों से प्राप्त करते हैं। इनमें भोजन का पचाना और ऊर्जा में बदलना मतलब डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म मुख्य प्रक्रिया है। जब मनुष्य, कुत्ता, गाय, पक्षी ये क्या कहते हैं पौधों पर निर्भर होते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, तो ये परपोषी होते हैं हमारे जंतु। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है आज 2024 पर, एक सरल पत्ती का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए सरल पत्ती का नामांकित चित्र, ये पर्णफलक है, ये मध्य सिरा है, ये सिरा है, ये पर्णवृंत है और ये हमारा क्या है पर्ण आधार। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, बल को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों के नाम लिखिए। तो बल एक फोर्स की परिभाषा, बल एक बाहरी कारण, धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, बल किसी वस्तु के आकार या दिशा को भी बदल सकता है। तो बल को क्या मुख्यतः दो श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो श्रेणी है, पहला है संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल में कौन कौन से होते हैं, पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स और अवलंब बल मतलब नॉर्मल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो असंपर्क बल में आता है। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स, स्थिरवैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला प्रश्न हमारा, ठोस द्रव एवं गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ठोस क्या होते हैं, ठोस में अणु बहुत सघन क्लोजली पैक्ड रहते हैं और अणुओं के बीच आकर्षण बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अत्यधिक होता है। अणुओं की केवल कंपन वाइब्रेशन होती है और वे अपनी जगह से खिसक नहीं सकते, इसलिए ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है, जैसे लकड़ी, लोहा, बर्फ। अगला है द्रव, द्रव में क्या होता है, अणु ठोस की तुलना में थोड़े ढीले होते हैं। अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। अणु आपस में खिसक सकते हैं, इसलिए द्रव का आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है। द्रव पात्र के आकार को ग्रहण कर लेते हैं, फिर जल, तेल और दूध। अगला है गैस, गैस में क्या होता है, अणु बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जैसे अणुओं के बीच आकर्षण व नगण्य बहुत कम होता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, और ये पूरे पात्र में फैल जाती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। अगला है स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वपरागण क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जब किसी फूल के पुंकेसर स्टामेन का परागण पॉलन क्या होता है, पॉलन ग्रैंड या उसी फूल या उसी पौधे के किसी अन्य फूल की स्त्री केसर मतलब कार्पल पृष्ठ पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक, मतलब किसी फूल का परागण उसी फूल के स्त्री केसर पर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। इसमें परागकण और अंडाणु दोनों एक ही पौधे के होते हैं। लाभ क्या, सही सरल और सुनिश्चित प्रजनन होता है। हानि क्या होता है, इसमें आनुवंशिक विविधता कम होती है, जैसे मूली, मटर, गेहूं, इनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। अगला पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, जब किसी पौधे के पुंकेसर परागण पॉलन ग्रेन्स किसी अन्य पौधे के फूल की स्त्री केसर पर गिरता है तो इसे पर परागण कहते हैं। इसमें दो अलग अलग पौधों का पराग और अंडाणु मतलब पॉलन एंड ओवल्स मिलकर प्रजनन करते हैं। लाभ देखिए, आनुवंशिक विविधता इनमें अधिक होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अधिक होती है। आम, गन्ना, नींबू, इनमें क्या होता है, पर परागण होता है। अगला प्रश्न, मिश्रण, मिश्रण को प्रभावित करते हुए इसके गुणों पर संक्षेप में क्या डालना है, प्रकार डालना है। तो मिश्रण क्या होता है, मिक्सचर, मिक्सचर वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को किसी अनुपात में मिलाने से बनता है, लेकिन इनमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। मिश्रण घटक अपने मूल रासायनिक गुणधर्म को बनाए रखते हैं। तो मिश्रण के गुण देखिए, प्रॉपर्टी, अनिश्चित अनुपात में देखिए मिश्रण के घटक किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। उदाहरण देखिए, पानी में थोड़ा सी ज़्यादा चीनी। अब गुणों का संरक्षण, मिश्रण में घटक अपने व्यक्तिगत गुणधर्मों को बनाए रखते हैं। उदाहरण देखिए, नमक और पानी के मिश्रण में नमक का स्वाद और पानी के गुण मौजूद रहते हैं। और आसान पृथक्करण, मिश्रण के घटकों को प्राय सरल भौतिक विधियों जैसे छानना, बाष्पीकरण, बीनना द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्जा परिवर्तन नहीं, मिश्रण बनने में आमतौर पर ऊर्जा का ना तो अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन, जैसे योग्य बनने में होता है। अगला प्रश्न हमारा, घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित रेखा या बिंदु के चारों ओर घूमती है, जिससे घूर्णन अक्ष, एक्सिस और रोटेशनल कहा जाता है। इसमें गति में वस्तु के सभी कण मतलब वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, लेकिन उनके वृत्त का केंद्र हमेशा घूर्णन अक्ष पर स्थित होता है। उदाहरण से देखिए समझो, लट्टू का घूमना, तो लट्टू का घूमना क्या हमारा एक घूर्णन गति का उदाहरण है। ठीक, लट्टू का घूमना क्या, घूर्णन गति का उदाहरण। देखिए, जब एक लट्टू घूमता है तो वह अपने केंद्र से गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर काल्पनिक मतलब उसकी धुरी के चारों ओर घूमता है, तो ये क्या होती है, गति हमारी घूर्णन गति होती है। आगे क्या है, घूर्णन गति हमारी, कुम्हार के चाक की गति क्या है, घूर्णन गति है। कुम्हार के चाक की केंद्रीय धुरी के चारों ओर घूमता है, जिसके कारण चाक पर रखा मिट्टी
का प्रत्येक कण उस ध्रुव के चारों वृत्ताकार पथ में चलता है। और अगला है पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर घूमना। तो पृथ्वी का अपनी ध्रुव पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। एक गुण गति का एक बड़ा उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा, मुकुलन से क्या आशा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मुकुलन बडिंग से आशय, तो मुकुलन क्या है, अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। इस विधि में जनक जीव मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म के शरीर पर एक छोटा उभार विकसित होता है, जैसे मुकुल या बड कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होता है और जब ये पूर्ण आकार ले लेता है तो यह जनक जीव से अलग होकर एक नया स्वतंत्र जीव बना लेता है। कभी कभी क्या होता है, मुकुल अलग होने से पहले ही नए मुकुल बना देता है, जिससे जीवों की एक श्रृंखला चैन बन जाती है। उदाहरण देखिए हमारे, पहला क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट एक कोश की कवक है। जब इसे पर्याप्त पोषण मिलता है तो इसकी कोशिका से एक मुकुल मतलब छोटा बुलबुला जैसा निकलता है, जिसका केंद्रक विभाजित हो जाता है, मुकुल बड़ा होकर अलग हो जाता है और एक नई ईस्ट कोशिका बन जाती है। और दूसरा उदाहरण हमारा हाइड्रा। तो हाइड्रा के शरीर के बाहरी दीवार में कोशिका विभाजन के कारण एक नया मुकुल बनता है। ये मुकुल विकसित होकर एक छोटा हाइड्रा बनाता है, जिससे क्या होता है, मुख और स्पर्शक मतलब टेंटेकल्स होते हैं। जब यह परिपक्व हो जाता है तो यह अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीता है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।